हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 102 के पीवाईक्यू। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो भाई पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, उसका ब्लूप्रिंट एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपका पेपर आएगा। तो पेपर के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 2 सेक्शन में आपका पूरा पेपर डिवाइड होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 2 सॉरी 2 क्वेश्चन नहीं, 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन पूरे टोटल होंगे। ठीक है, तो आपके पास चॉइसेस होगी 8 में से 5 क्वेश्चन करने की। ठीक है, 20-20 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 20-20 मार्क्स का। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन करने हैं तो पूरे 100 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इसको। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। ठीक है, तो उसके अंदर हमने एक टॉपिक ये भी पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी थी। ठीक है, तो पहले तो आपको ये लिखना है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी और क्या। ठीक है, क्या थी पहले ये लिखना है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने क्या करा था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। किसके बिहाफ पर? लोगों के बिहाफ पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन डालना है और ये लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, किसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे क्रिप्स मिशन। क्या लिखना है? क्रिप्स मिशन, जिसके अंदर आप लिखोगे कि 1942 के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कौन सी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो अपने कैबिनेट मेंबर को भेजती है जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, वो अपने साथ क्या लेके आता है? एक डिक्लेरेशन तैयार करके लेके आता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर उस प्रपोजल को आकर वो रखता है। उसके अंदर क्या होता है? इस डिक्लेरेशन के अंदर सभी सारी इंफॉर्मेशन थी कि कैसे आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन बताई थी उन्होंने कि कैसे आपको फॉर्म करना है क्या? अपने संविधान को। ठीक है, जो कि बोला गया था कि एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना हमारा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, लेकिन जो ये प्रपोजल लेके आया था कौन? स्टैफोर्ड। ठीक है, कौन? स्टैफोर्ड जो ये प्रपोजल लेके आया था, तो इसको ना हमारी कांग्रेस पार्टी और इसने मुस्लिम लीग ने दोनों ने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। अब ऐसा क्या था? ऐसा क्या था जो कि दोनों ने नहीं माना था? इसमें बोला गया था डोमिनेशन स्टेटस, कि इंडिया का कैसा स्टेटस रहेगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि इक्वल पार्टनरशिप रहेगी किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट की। ठीक है, कि बोला कि तुम अपने संविधान को बना सकते हो, लेकिन जब तुम संविधान बनाओगे तो उसके अंदर जो प्रोविजंस डालोगे ना, उसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट की दोनों की क्या होगी? इक्वल पार्टनरशिप होगी। ठीक है, जो ऑल प्रोविजंस थे, मतलब जितने भी स्टेट थे कंट्री के अंदर, और रूल करेगी कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और जो इंडियन स्टेट थी जिसको राजा रूल करते थे, उसके ऊपर कौन रूल करेगा? सिर्फ राजा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इसके प्रपोजल थे जिसको हमारे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने और ना ही किसने? मुस्लिम लीग ने, दोनों ने इनकार कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग तो डिमांड कर रही थी कि हमको तो इंडिया ही नहीं चाहिए, हमको तो अपना क्या चाहिए? अपना अलग एक स्वतंत्र देश चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। वो बोलते हैं कि हम 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहते हैं, एक इंडिया की और एक पाकिस्तान की। ठीक है, ये मांग थी किसकी? मुस्लिम लीग की। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर दोबारा से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो दोबारा से एक और डिक्लेरेशन तैयार करती है, जिसके अंदर वो अब यहाँ पर 3 मेंबर को भेजती है। उन 3 मेंबर का क्या क्या नाम था? लॉर्ड पैथिक, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, क्या नाम था? लॉर्ड पैथिक, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों के तीनों फिर से अपना एक प्रपोजल लेके आते हैं। अब इस टाइम पर भी हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी और जो मुस्लिम लीग थी, वो दोनों इनकार कर देते इस एग्रीमेंट को। ठीक है,
वो डिसएग्री कर देते, बोल दे कि तुम एक बार लेके आओ, 2 बार लेके आओ, 3 बार लेके आओ, नहीं मानेंगे। तो फर्स्ट टाइम हमने मना करा कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। इसके अंदर भी वो सेम बात बोलते हैं कि फॉरेन अफेयर्स को, डिफेंस को, कम्युनिकेशन को, इस सब को कौन संभालेगा, इस सब को ब्रिटिश गवर्नमेंट संभालेगी। मतलब एक्सटर्नल मैटर आपके कौन देखेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और आप अपने अंदर का खुद देखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आई थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वो चाहती थी कि भाई हमको तो फुल फ्रीडम चाहिए, कि तुम क्या हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज सा कर रहे हो, ठीक है। वो कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए ऐसा कुछ, हमको तो क्या चाहिए, फुली फ्रीडम चाहिए, ठीक है, स्वराज चाहिए। तो दोनों के दोनों नहीं मानती है, ठीक है, ये भी फेल हो जाता है इनमें से, ठीक है। अब यहाँ तक तो किसका था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। अब इलेक्शन होते हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है जी। क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। जो इलेक्शन होते हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो इनडायरेक्ट थे। क्या थे, इनडायरेक्टली थे। मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर नहीं आए थे, ठीक है। उनको चुना था किसने, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने, ठीक है। मतलब जो आपकी विधानसभा होती है, जो स्टेट असेंबली होती है, ठीक है, हर एक स्टेट के अंदर स्टेट असेंबली होती है ना, तो ऐसे ही जो उस टाइम पर स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स थे, विधानसभा के जो एमएलए थे हर एक स्टेट के, उन्होंने चुना था किसको, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ये था कि इस तरीके से इनका इलेक्शन हुआ था, और फिर उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि पहली बार इसकी मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अटेंड करने से क्या कर देती है, बॉयकॉट कर देती है। वो बोलती है कि हमको अपना खुद का अलग पाकिस्तान चाहिए और खुद का अपना अलग मांग चाहिए, ठीक है। तो वो 1946 के अंदर जो पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। तो इतना आ गया समझ में कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसके अंदर आप इतना लिख के आ जाना, बस खत्म, ठीक है। और आप इतना भी लिख सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके अंदर मेजोरिटी किसकी थी, कांग्रेस पार्टी की थी। 80% हमारे कौन थे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे, और कुछ हमारे नॉन कांग्रेस पार्टी के भी मेंबर्स थे, जैसे कि BR अम्बेडकर, AK अय्यर, ठीक है, ये सारे मुखर्जी वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि हम माना कि एक पार्टी का उसके अंदर मेजॉरिटी था, लेकिन INC पार्टी के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आपको डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि उन सभी की अलग अलग आइडियोलॉजी थी, अलग अलग थिंकिंग थी, हर एक जो मेंबर था वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, ठीक है। उनकी खुद की आपस में नहीं बनती थी, ठीक है जी। तो इतना आ गया। और यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का वो भी लिख सकते हो कि उसके अंदर क्या रिफ्लेक्ट होती है, डाइवर्सिटी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे तो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कंपेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट। इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना होगा कि ये ना, हाँ, आपको बताना होगा कि जो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज है ये क्या है और फंडामेंटल राइट ये क्या है, ठीक है। ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर देना है कि कंपैरिजन पहले ही लिख देंगे। पहले ये बताना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, बेसिक राइट्स है, किसकी, बेसिक राइट्स है किसकी, हर एक सिटीजन की, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या है, हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटीज है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि जो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज है DPSP है, आपको मेंशन है कौन से पार्ट में, कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है ये बताना है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51, और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32, ठीक है, इतना लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, जस्टिएबल है। मतलब कि अगर किसी पर्सन की जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक्सप्लॉइट होती है या फिर वॉयलेट होती है, ठीक है, एक्सप्लॉइट तो नहीं, वॉयलेट होती है, तो वो कहाँ पर जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा। वो सीधे कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है कि देखो जुडिशरी हमारा ये हुआ है कि किसी ने मेरे को फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करा, तो वहाँ पर जो कोर्ट होगा वो उसका साथ देगा। लेकिन अगर आपके DPSP कहीं भी वॉयलेट होती है तो उस टाइम पर आप अप्रोच नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। तो DPSP क्या है, नॉन जस्टिएबल है, ठीक है।
तो 3 पॉइंट लिखना है कि डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी क्या है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट बेसिक राइट्स है सिटीजन्स की, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पर मेंशन है, कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर, कौन कौन से पार्ट के अंदर, पार्ट 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 के अंदर हमारा DPSP है, ठीक है। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिएबल है, और DPSP क्या है, नॉन जस्टिएबल है। आप लिख भी सकते हो इन चीज़ों को अभी के लिए, ठीक है, दिमाग में लेकर आने के लिए लिख सकते हो, वरना अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे हर एक चैप्टर के तो आपको पॉइंट पता होगा कि कैसे कहाँ लिखना है, मैंने सब बताया हुआ है, ठीक है, डिटेल में पढ़ा के रखा है। कुछ सिमिलरिटीज़ भी है और कुछ डिफरेंसेस भी है। सिमिलरिटीज़ ये है फंडामेंटल राइट और DPSP के अंदर कि ये दोनों के दोनों जो गोल्स है ना वो सेम शेयर करती है, कि दोनों के जो गोल है ना वो कुछ सेम से है, ठीक है। दोनों के दोनों किसकी बात करते हैं, कुछ अधिकार को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए बात करते हैं, ठीक है, सोशल समाज में कुछ चेंजेस की बात करते हैं, रिवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। ऑस्टिन ने बोला था कि फंडामेंटल राइट और DPSP ये क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका इंडिया का, इसका कंसाइन है, मतलब इसका फेथ है, ठीक है। और दोनों के दोनों एमर्ज होती है एक ही टाइम पर, ठीक है, दोनों के दोनों जो उभर कर आई थी वो एक ही टाइम पर आई थी। दोनों की जो जड़ है वो फ्रीडम स्ट्रगल से है, ठीक है। वहीं पर लोगों की कुछ वेलफेयर की बात की जाती है, उनके लिए कुछ राइट्स की बात की जाती है, ठीक है। और दोनों के दोनों जो टाइमिंग है वो एक ही टाइम पर थी, 1920s के टाइम पर, ठीक है। और आप इसके अंदर वो भी लिख सकते हो, वो कौन सी सैप्रू कमेटी के बारे में, ठीक है। सैप्रू कमेटी ने ही तो दिया था, अपना एक सजेशन दिया था, उसने रिकमेंडेशन दी थी राइट्स के ऊपर कि जस्टिएबल राइट होनी चाहिए और नॉन जस्टिएबल राइट होनी चाहिए, तो वहीं से ही फंडा निकल के आता है, ठीक है। एक पॉइंट हम वहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद आपको लिखना है कि जो इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी है कि फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव बोला जाता है और DPSP को पॉजिटिव बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव इस सेंस में बोला जाता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर अपनी खुद का पावर नहीं रख सकती है, ठीक है। ये लोगों की राइट्स है, लोगों के अधिकार है, ठीक है, लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनके साथ जुडिशरी भी है, ठीक है, मतलब अपना दबाव नहीं बना सकती है कौन, गवर्नमेंट। डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी पॉजिटिव इसलिए कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी से करती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट कोई वॉयलेट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक सेंस से नेगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन जो DPSP है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसमें गवर्नमेंट की मनमानी चलेगी क्योंकि वो नॉन जस्टिएबल है, ठीक है। आगे है फंडामेंटल राइट जो कि बात करती है वेलफेयर के लिए, वो इंडिविजुअल के लिए हो सकती है, वो किसी ग्रुप के लिए भी हो सकती है, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है पर्सनल और पॉलिटिकल राइट्स की, आपके पास अधिकार है, ठीक है। DPSP जो सिर्फ वेलफेयर की बात करती है, वो किसी के अधिकार की बात नहीं करती कि आपके पास अधिकार है पढ़ने का, ये तो है वैसे तो आपके पास अधिकार है राइट टू लाइफ का, ठीक है, उसके अंदर आपको कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है, ठीक है, वो नॉन जस्टिएबल है, वो सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को वेलफेयर में काम करना है, वो करना है, ठीक है। तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट की ड्यूटी हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो लिख कर आना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर एक नोट लिखना है, शॉर्ट भी नहीं, पूरा नोट लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कौन से चैप्टर पे हो, फंडामेंटल ड्यूटीज वाले चैप्टर पे ही चलते हैं। आई थिंक मैंने PPT नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज, एक सेकेंड, कहाँ पे है, 6 शेड्यूल, फंडामेंटल ड्यूटीज लार्जेस्ट ये आ गई आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। चलेगा नहीं है ना, चल जाएगा। तो फंडामेंटल, पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है। ये एक ऑब्लिगेशन होता है कि इसके ऊपर, हर एक सिटीजन के ऊपर, ठीक है, क्या होता है कि एक ऑब्लिगेशन होता है, मोरल ऑब्लिगेशन होता है कि आपको ये करना है, ठीक है, कि हम किसी को कमिट करते हैं कि आपको ये करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको लिखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है और जो फंडामेंटल राइट्स है, दोनों क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। क्या है, इंटर रिलेटेड है।
कि जब तक कोई पर्सन अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो वो अपनी राइट्स को भी इंजॉय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 2 लाइन आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ये डालनी है। फिर उसके बाद ये भी डालना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया था। तो पहले ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। यूएसएसआर, ठीक है, रशिया प्लस 15 कंट्री, ठीक है। तो ये यहाँ से पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं एंट्री ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज लिखना है। तो लिखना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम पर उसमें कोई फंडामेंटल ड्यूटी नाम की कोई चीज नहीं थी। बस कुछ एक आर्टिकल था, 33 आर्टिकल, जिसमें सिर्फ एक ड्यूटी की बात की गई थी कि जो आर्म फोर्सेस, जो हमारी आर्मी है, जो पुलिस है, वो दोनों के दोनों डिसिप्लिन को मेंटेन रखेगी और अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगी। ठीक है, बस यही एक ड्यूटी थी जो कि हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है 42 और 86 अमेंडमेंट होती है जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नाम के एक फंडा को डाला जाता है। ठीक है, तो 2 लाइन ये लिखनी है। फिर उसके बाद लिखने की कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कितनी है, 11 है। 42 अमेंडमेंट हुई थी, उसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था और जो 86 अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर सिर्फ एक फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। 10 प्लस 1 कितना हुआ, 11, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है। पहला तो है कि आपको अपने जो संविधान कह रही हूँ, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है, उसको मानना है। ठीक है, और जो आपकी नेशनल फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है, इसका क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये पहली ड्यूटी है। ठीक है, सेकंड, फॉलो करना है। ठीक है, और इंस्पायर होना है, किससे, जो हमारे नेशनल स्ट्रगल्स थे। ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े स्ट्रगलर थे, हमारे देश के देशभक्त थे। ठीक है, तो उनसे कुछ सीखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भारत की क्या है, जो हमारे देश की सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, जो एकता है, यूनिटी है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको अपहोल्ड करके रखना है। ठीक है, उसको कभी तोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद आपकी कौन सी 4 ड्यूटी आती है, क्या, कि अगर हमारी कंट्री को हमारी जरूरत होगी तो हम बिना सोचे किसी भी सर्विस में उनके साथ के लिए चले जाएंगे। ठीक है, कि बाई चांस अगर कल को हमारे देश के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पर अपने देश का साथ देंगे। ठीक है, हमें बॉर्डर पर ही क्यों ना जाना पड़े, हम जाएंगे। ठीक है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस इज कॉल्ड अपॉन टू डू। आगे चलते हैं। टू प्रमोट हारमनी, हमेशा क्या बना के रखनी है, हारमनी, पीस बना के रखना है। ठीक है, एक भाईचारा बना के रखना है। जो भी अलग अलग धार्मिक, जो भी आपके अलग अलग लैंग्वेजेस है, जो डाइवर्सिटी है हमारे देश के अंदर, उसको, ठीक है, और वुमेन की रिस्पेक्ट करना। ये कौन सी ड्यूटी आपकी, 5th ड्यूटी है। 6th ड्यूटी आपकी बोलती है कि जो बड़ा सा कल्चर है हमारे भारत का, उसको क्या करना है, उसकी वैल्यू करनी है और उसको बचा के रखना है। ठीक है, 7 ड्यूटी आपकी कि आपको प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, किसको, अपने इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना है। ठीक है, जो बड़े बड़े घने घने जो जंगल है, जो रिवर है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आगे हमारी 8 ड्यूटी कि डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, जो आपकी वे ऑफ थिंकिंग है उसको साइंटिफिक लिखना है, रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी की भी बात में आना है, आपको रिफॉर्म करने हैं खुद के अंदर। ठीक है, ये हमारी 8 ड्यूटी है। 9 ड्यूटी है जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको सेफगार्ड करना है, उसको बचा के रखना है और कभी भी वायलेंस नहीं करना है। ये हमारी 9th ड्यूटी है। 10th ड्यूटी ये है कि अगर कोई भी पर्सन कलेक्टिव एक्टिविटी करता है या फिर कोई इंडिविजुअल मिलकर काम करता है, ठीक है, और बहुत अच्छा काम करता है, तो वो क्या करता है, वो हमारे देश के लिए ही अच्छा है। ठीक है, वो हमारे देश के लिए ही आगे एक अचीवमेंट आता है। ठीक है, कि अगर कोई भी ग्रुप है जो कलेक्टिवली एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक ऐसा इंसान आपस में मिलकर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे देश के लिए एक अचीवमेंट की तरह होगा। ठीक है, आगे बोला जाता है 11 ड्यूटी जो कि हमारी 86 अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था। इसके अंदर है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है किसके लिए, एजुकेशन के लिए, कि हर एक 6 से 14 ईयर्स के बच्चे के पास क्या है, एजुकेशन का राइट्स है और उसको राइट्स देना है। ठीक है, ये
4 तो नहीं 11 ड्यूटी है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और याद रखना है ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। तो इतना आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन में बस लिख कर आ जाना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो 7-8 पेज का तो ये पूरा है, तो यहाँ पर आप भरोगे तो 4-5 पेज में आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि राइट अ नोट ऑफ द 20 वर्ड्स ऑफ पावर। लिखनी है किसकी, राज्यसभा के पास क्या स्पेशल पावर है। तो 2 आर्टिकल के अंदर सिर्फ उसके पास पावर है, ठीक है। तो हमको लिखना है राज्यसभा के पास क्या स्पेशल पावर है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा छोटा ही लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेशल पावर देता है किसको, राज्यसभा को, ठीक है। माना कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, लेकिन राज्यसभा के पास भी 2 स्पेशल पावर है। एक तो आर्टिकल 49 के अंदर और आर्टिकल 312 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, ठीक है जी। आर्टिकल 249 क्या बोलता है, बोलता है कि राज्यसभा के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है ये कि जो अगर कोई भी मैटर या कोई भी आइटम जिसके ऊपर सिर्फ अधिकार है किसका, स्टेट असेंबली का, ठीक है। कोई भी ऐसा मैटर जो कि आता है किसके अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नेशनल के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि सेंटर इस चीजों के ऊपर अपना कानून बना सकती है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा इस चीज के ऊपर, जो लेजिस्लेचर है उसके लिए अलग है कि इस चीज के ऊपर क्या करेगी, अपना लॉ बनाएगी। और कॉन्करेंट के अंदर दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी मैटर है जो कि किसके अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है कि इसके ऊपर सिर्फ स्टेट असेंबली ही क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है। उसमें राज्यसभा क्या कर सकती है, एक मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कराएगी जिसके अंदर 300 में से 200 मेंबर की क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए। क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए कि 300 में से 200 मेंबर हमारे राज्यसभा के वो राजी होने चाहिए कि हाँ ये जो कानून है ये आना चाहिए, तो वो पास कर सकती है। लेकिन जो ये कानून होगा, जो ये बनाएगी, ये सिर्फ 1 साल के लिए होना चाहिए, ठीक है। 1 साल से ज्यादा ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहली एक ये पावर है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है या फिर कोई भी ऐसा आइटम है जो किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो राज्यसभा के पास पावर है विद मेजॉरिटी के साथ, ठीक है, कि वो उसके ऊपर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। दूसरी ये पावर है आर्टिकल 312 के अंदर कि राज्यसभा को लगता है कि उसको एक सर्विस क्या करनी है, बनानी है। जैसे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ये क्या होती है, एनडीए के एग्जाम देकर जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ये सभी इंडिया लेवल की सर्विस होती है, ठीक है। तो अगर उनको कोई लगता है कि कोई एक सर्विस है जो कि जरूरी है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा ऐड करना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, ठीक है। वो एक सेम है कि 300 में से 200 मेंबर की वोटिंग जरूर चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी 2 पावर है किसके पास, राज्यसभा के पास, ठीक है। तो इतना लिख के आ जाना का है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और भी है इसके अंदर टॉपिक, वो ये है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको बताना है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये होती है हमारी ये जुडिशियल रिव्यू खुली है, ये तो ये रही। तो हमारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो कौन से एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये सारे मिनिस्टर। और हमारे कौन सा मिनिस्टर, हमारा PM, ठीक है। इनका पूरा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, पूरा पढ़ा के आई यार, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इन सभी का एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो काम होते हैं, कोई भी कानून बनता है तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ऑल मिनिस्टर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। अगर बीजेपी क्या करती है, कोई भी कानून लेकर आती है तो उसके अंदर जितने भी हमारे बीजेपी के मिनिस्टर्स होंगे वो सभी के सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस कानून को लेकर आने के लिए, ठीक है जी।
जो पार्टी जो आज के टाइम पर रूल कर रही है, ठीक है, जैसे कि बीजेपी पार्टी है, तो अगर आज कोई भी एक्ट आता है उसके लिए जो पावर में है गवर्नमेंट, उसके सभी के सभी मिनिस्टर क्या होंगे, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वहां पे वो तमिलनाडु के वो मिनिस्टर थे, एमपी थे, उन्होंने बोला था ये लेकर आने के लिए एक्ट तो हमने पास करा दिया, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, अगर क्या होता है कि कभी भी कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आए हैं कॉलिशन के साथ, ठीक है, अब एक बार के लिए मैं इसको पूरा डिटेल में बताती हूँ। क्या होता है कि कोई कोई सरकार होती है, कोई कोई, क्या अभी की सरकार ले लो बीजेपी, ये क्या है, एनडीए की अलायंस है इसके साथ। ठीक है, ये क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसी सरकार है जो गठबंधन के थ्रू आई है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी पार्टी है, ठीक है, अब उस पार्टी से अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हें पावर पे आना है, तुम्हें मेजॉरिटी में आना है, वो सभी की सभी पार्टी क्या करेगी, गठबंधन कर देगी आपस में, कहेंगी कि चलो ठीक है, हम सभी पार्टी को जितने भी वोट मिलेंगे वो क्या होगा, हम सभी के एक वोट मानी जाएंगे। ठीक है, हम सभी पार्टी मिलकर अपनी एक पार्टी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम सभी मिलकर क्या करेंगे, अपना खुद का एक पार्टी बना लेंगे, तो उससे जितनी भी वोट आएंगे वो हम सबकी एक वोट मानी जाएगी। ठीक है, कि इस पार्टी को क्या मिली है, ये वोट मिली है, तो उससे मेजॉरिटी में आने के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, 4-5 पार्टी है। पहली पार्टी को मिल रही है 4 वोट, दूसरी को मिल रही है 300 वोट, और चौथी को मिल रही है 200 वोट, और इसको मिल रही है 450 वोट। ठीक है, अब सभी के सभी जो वोट है सभी की, इनमें से कोई सी पार्टी क्या नहीं कर सकती है, पावर में नहीं आ सकती है, किसी के पास मेजॉरिटी इतनी वोट है नहीं। ठीक है, मतलब 50+ वोट नहीं है, तो मेजॉरिटी में आने के लिए क्या करेंगी, आपस में गठबंधन कर लेंगे कि पहली दूसरी के साथ मिल जाएगी, बोलेगी कि हम क्या करते हैं, अपनी वोट को एक साथ लेकर आते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी वोट बढ़ जाएंगी और हम मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो ये होती है कॉलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी पार्टी आके अपनी सरकार बनाती है, तो सबके अपना अलग अलग प्रोग्राम होता है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी अपनी खुद का अलग होता है पॉलिसीज वगैरह, तो वो कुछ मिनिमम होते हैं। ठीक है, कॉमन नहीं होता है किसी के अंदर। ठीक है, बहुत ही कम होते हैं, और सॉलिडिटी नहीं होती है, हर एक जो मिनिस्टर होता है वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए, पावर में आने के लिए उन्होंने गठबंधन कर लिया है। ठीक है, तो आपस में उनकी बनती नहीं है। अब जब आपस में नहीं बनती है तो वो ज़्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा कानून वो बना रही है जहां पर, ठीक है, अलग अलग पार्टी फॉर्मेशन में आई है, ठीक है, अब वो सरकार ही गठबंधन के थ्रू बनी है, अंदर पार्टी के अंदर बन नहीं रही है लोगों की, क्योंकि पार्टी अलग अलग बिलोंग करते हैं, तो उससे क्या करता है, वो सरवाइव नहीं कर पाते, वहां पर यूनिटी नहीं होती है। लेकिन अगर कल को तुम कॉलिशन के साथ ही क्यों नहीं आई हो, ठीक है, अलग अलग पार्टी ही क्यों ना बन के तुम अपनी एक सरकार बना रहे हो, लेकिन अगर तुम कोई भी कानून लेके आते हो तो सभी मिनिस्टर क्या होंगे, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो काफ़ी मैंने आपको कंफ्यूजन सा करा दिया था। ठीक है, तो सॉरी यार। ठीक है, तो काफ़ी इजी टॉपिक है वैसे। ठीक है, ये हमारा 10 नंबर में आपको इतना लिख कर आना है, तो थोड़ा सा डिटेल में लिख देना। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, जो सरकार पावर में है वो मेजॉरिटी के थ्रू आ जाती है, ऐसे ऐसे अगर कोई भी कानून लेके आई तो इक्वली मिनिस्टर होंगे उसके, हर एक मिनिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर ऑफ 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कुछ फीचर्स को डिस्कस करना है, किसके, 5th शेड्यूल के बारे में। ठीक है, अब 5th शेड्यूल क्या है क्या नहीं है ये भी आपको मैं बता ही देती हूँ। तो 5th शेड्यूल कहाँ पे है, ये रहा, आया नहीं, स्पेशल पावर ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल ये रहा, आर्टिकल 2441 सब क्लोज 1, आर्टिकल 244 सब क्लोज 1। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जो कि 5th शेड्यूल के अंदर डाले गए हैं। ठीक है, जो कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करती है कि वहां पर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 4 स्टेट को छोड़कर,
जितने भी हमारे शेड्यूल एरिया है, जितने भी हमारे शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए अलग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है किसके अंदर, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जितने सारे प्रोविजन डाले हुए हैं। ठीक है, बस चार स्टेट में वो अप्लाई नहीं किए जाते हैं। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ATMM बोलते हैं हम इसको, और भी बोलते हैं AMTM। ठीक है, ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेट को छोड़कर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं होती है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये है कि आप कैसे प्रोटेक्ट करें। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं, जो ट्राइबल्स है उनके कुछ राइट्स है कि उनके पास अधिकार है अपने खुद का जो ज़मीन है उसके ऊपर, वो अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशन को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं। कौन से, शेड्यूल एरिया का। ठीक है, शेड्यूल एरिया जिसके अंदर आपके पार्ट सी के अंदर डिफाइन है कि शेड्यूल एरिया क्या है। ठीक है, शेड्यूल एरिया को प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेगा कि कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही बताएगा कि ये जो जनजाति रहती है इसको मैं बोलता हूँ इस पूरे एरिया को क्या, शेड्यूल एरिया। ठीक है, जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस, कुछ राइट है उनके पास कि ये जो इनका जो लैंड है ना, जो इनका जमीन है, इसके ऊपर कोई भी अपना अधिकार नहीं रख सकता। ठीक है, ये पावर है इसके अंदर। अब क्या क्राइटेरिया होता है शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करने के लिए? इसके लिए क्या है कि एक रिकमेंडेशन है किसकी, देबर कमीशन की। उसकी जो रिकमेंडेशन की उसको गो थ्रू करके हमारे जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करते हैं कि ये क्या है, शेड्यूल एरिया बनेगा। ठीक है, तो उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी? तो पहला बोला कि जहां पर, जिस एरिया के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन रहेगी, जहां पर जनजाति रहेंगी। ठीक है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन आपको पता होगी, ट्राइबल जो लोग रहते हैं, जो जनजाति जो रहती है, ठीक है, तो वो है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसको आप बोल सकते हो। दूसरा जो साइज होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम छोटी सी जगह है, ठीक है, 2-4 घर है, ठीक है, और उसी को तुम बोल रहे हो कि इसको शेड्यूल एरिया बोल दो। नहीं, एक बड़ा सा जंगल होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर वो सभी के सभी लोग होने चाहिए और पॉपुलेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि 2-4 लोग 2-4 घर में रह रहे हो, बोल रहे किस एरिया को शेड्यूल एरिया बोलो, नहीं। और वो एरिया अंडर डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड में कंपनी बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा डिस्पैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उनका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दूसरे देश से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बाजार में जा रहे हैं, अपने सामान को बेच रहे हैं, वो नहीं, अपना जंगल में रहो, अलग रहो। तो उसको बोलेंगे क्या, हमारे जो प्रेसिडेंट है कि शेड्यूल एरिया है। ठीक है, तो एक कमीशन बैठी थी, इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तो इसकी रिकमेंडेशन पर ही हमारे जो प्रेसिडेंट है वो शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से एरिया जो कि हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर आते हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, ये एरिया है। ठीक है, इसमें कुछ प्रेसिडेंट के पास पावर भी है। ठीक है, 5th शेड्यूल के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर भी है अलर्ट करने की, रिशेड्यूल करने की शेड्यूल एरिया को किसी भी स्टेट के अंदर। ठीक है, मतलब कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उसके पास पूरी पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, वो सीज कर सकते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि इस एरिया को क्या बनाना है, शेड्यूल एरिया, वो चाहते हैं कि इस एरिया को इंक्रीज करना है। भाई ये तो 2-4 घर है और 2-4 घर वहां पर साइड में है, 2-4 घर वहां पर है, तो उस पूरे एरिया को चाहते हैं कि इंक्रीज करके मैं इसको पूरे को एक शेड्यूल एरिया बना दूं। तो अगर उनके एरिया को इंक्रीज करना है तो वो भी हमारे कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन गवर्नर की कंसल्ट पर, जो स्टेट का, जो उस राज्य का गवर्नर होगा उसकी कंसल्ट पर। ठीक है, अगर उनकी बाउंड्रीज को अलर्ट करना है, आधी जनजाति हमारी महाराष्ट्र के अंदर रह रही है, आधी हमारी महाराष्ट्र के बाद आधी हमारी मध्य प्रदेश में रह रही है। ठीक है, तो हमारी गवर्नर, दो हमारी क्या, उन दोनों स्टेट के जो गवर्नर होंगे वो क्या करेंगे, उनकी कंसल्टेशन से पूछेंगे कि मैं बाउंड्री क्या कर रहा हूँ, इनकी अलर्ट करता हूँ। ठीक है, कि यहाँ तक ये रह सकते हैं। ठीक है, और रिसाइड भी करने की उनके पास पावर है कि अगर उन्होंने कभी बोला है कि ये शेड्यूल एरिया, तो उसको वो चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं, ये शेड्यूल एरिया नहीं है।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिर यही है कि फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो गवर्नर है उसके पास भी कुछ पावर होती है। गवर्नर क्या करेगा, हर एक साल एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके देगा प्रेसिडेंट को कि शेड्यूल एरिया में कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, वहाँ पर कौन कौन सी पॉलिसीज आ रही है, कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वहाँ पर पीस बना के रखना और एक अच्छा गवर्नेंस बना के रखना किसके अंदर, शेड्यूल एरिया के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी काउंसिल काम करती है, यहाँ पर काउंसिल काम करती है TAC, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल काम करती है किसके अंदर, शेड्यूल एरिया के अंदर। हर एक एरिया के अंदर आपको क्या मिलेगा, TAC मिलेगी, काउंसिल मिलेगी जो कि काम करती है किसकी एडवाइस पर, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जो राज्य सरकार होती है उसकी एडवाइस पर ये काउंसिल काम करती है। वहाँ पर वेलफेयर के लिए काम करती है, कैसे वो एडवांस कर सकती है शेड्यूल ट्राइब को, उसके लिए काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फिफ्थ शेड्यूल हुआ। आई होप आपको फिफ्थ शेड्यूल पता होगा। बस ATMM स्टेट को छोड़कर जितने भी हमारी जनजाति जिस स्टेट में रहती है उसके अंदर क्या आता है, फिफ्थ शेड्यूल आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे है हमारा डिस्कस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है। ठीक है, तो कौन कौन सी पावर है, इमरजेंसी पावर है सबसे बड़ी। ठीक है, तो एक बार प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ ही लेते हैं यार। मैंने PPT फिर तैयार नहीं करी होगी इसकी, तो कहाँ पर आएगा, या एग्जीक्यूटिव के अंदर आएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार। अरे बाबा चल जा, रुको। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए। प्रेसिडेंट ये रहे। पहले प्रेसिडेंट के बारे में लिखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है और कहाँ पे है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेसिडेंट इंडिया है, प्रेसिडेंट बोल रही, जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो क्या है कि वो हेड है, मतलब वो सिर्फ कागज वगैरह का ही हेड है। ठीक है, रियल हेड तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। हर 5 साल में उनके जो इलेक्शन होते हैं वो कौन करते हैं, हमारे राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर्स करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू ये इलेक्ट होकर आते हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा के थ्रू। ठीक है, और कभी इनको रिमूव भी कर दिया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसीजर के थ्रू। इम्पीचमेंट प्रोसीजर मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पावर की बात करें तो पावर हमारा कहाँ पर मेंशन है, एक सेकेंड यार। इमरजेंसी पावर, क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वालिफिकेशन मेथड, पावर, ये रहा पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर 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 मिल जाए पावर, ये इसके इलेक्शन हो गए। उसके बाद टर्म ये रहा। तो पहले तो प्रेसिडेंट के बारे में पूरा लिखना है कि प्रेसिडेंट के क्या है, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे उसके इलेक्शन होते हैं, और वो नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं कि जो पावर वो क्या है। आर्टिकल 53 के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, कुछ पावर दी हुई है किसको, हमारे प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, अब वो पावर कौन कौन सी है, पहले तो ऑर्डिनरी पावर है, इमरजेंसी पावर है और एग्जीक्यूटिव पावर है। ऑर्डिनरी पावर के अंदर उसके पास ये पावर है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, वो जितने भी हमारे खुल जा आर्टिकल 77, जहां पर किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है क्या, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे IAS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, और जितने भी हमारे मिलिट्री है, ठीक है, उन सबको वो कमांड करेंगे। ठीक है, इन सबको कौन करेंगे, सुप्रीम कमांडर कौन होंगे, हमारे प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर है अपॉइंट करने की, किसको, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और उन्हीं के एडवाइस पर वो काम करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर वो किसको अपॉइंट करते हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर होते हैं, जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ठीक है, UPSP कमिश्नर जो होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, गवर्नर होते हैं हर एक स्टेट के, वो कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। मतलब A to Z सबको अपॉइंट करते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये इनके पास अपॉइंट करने की पहली पावर ये हो गई। दूसरी पावर ये है इनके पास, ये रुक क्यों नहीं रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कमांडर होते हैं डिफेंस के, ठीक है। प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 79 के अंदर बोला जाता है कि इंटीग्रल पार्ट है किसका, पार्लियामेंट के अंदर। जब तक कोई बिल पास नहीं होता किसके अंदर, प्रेसिडेंट का, उसके पास साइन ना हो, ठीक है। और आगे चलते हैं। उसके बाद जुडिशियल पावर भी है उसके पास, कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो वो है, क्या है, जो उनके जजेस है उनको अपॉइंट करने का काम, ठीक है। कभी भी किसी की जो सज़ा है उसको काम कम करने का, ठीक है, पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, किसी की पनिशमेंट को कम कराना है, ठीक है। बहुत सारी पावर है यार। इमरजेंसी पावर भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट रूल भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये चैप्टर आप देख लेना, ठीक है। और इमरजेंसी कौन कौन सी 3 पावर है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हर एक सेशन की यार मैंने वीडियो भी डाली हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं किसका, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं बताइएगा। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, ये तो नहीं, इसके बाद हमको जाना पड़ेगा एरा, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यहाँ पर बात हो रही है कि अर्बन एरिया में कौन कौन सी गवर्नमेंट होगी, उसकी बात करी जा रही है। तो पहली बार जो गवर्नमेंट आती है वो मद्रास के अंदर बनाई गई थी। 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी वो पहली बार कहाँ पर बनाई गई थी। अर्बन गवर्नमेंट कौन होती है, अर्बन लेवल पर जो काम करती है, लोकल गवर्नमेंट वहां की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, यही तो होती है नगर पालिका, है ना। तो ये पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पर बनती है, बनती है हमारी 1687 के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी बॉम्बे और कोलकाता में भी बन जाती है, ठीक है, 1762 के अंदर। 74 कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट होती है 1992 के अंदर, जहां पर हमारी किसको, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या करा जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वो इस चीज को पास करती है 1992 के अंदर, जहां पर हमारे इसको बताया जाता है कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अर्बन लेवल पर, लोकल लेवल पर मिनिस्टर अकाउंटेबल हो सकते हैं, इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 74 अमेंडमेंट है, इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन दी जाती है कि कैसे आप गांव के इलाकों में और जो सिटीज़ है उन दोनों के बीच में रिलेशंस को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बताया जाता है कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि पहले 5 बॉडी हुआ करती थी, लेकिन इस अमेंडमेंट में जो 74 अमेंडमेंट होती है इसके अंदर 3 बॉडी कर दिया जाता है, ठीक है। नगर पंचायत जो कि हमारी कहाँ पर होगी, जहाँ पर हमारे कुछ इलाका गांव का इलाका होगा और कुछ इलाका हमारा अर्बन होगा, ठीक है। मतलब गांव के घर है वहां पर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। तो बिल्डिंग में रहेंगे वो लोगों को तो आप अर्बन वाले ही बोलोगे, ठीक है। और थोड़ी सी मार्केट वगैरह भी खुली हुई है। म्युनिसिपल काउंसिल होगी जो छोटा शहर होगा, ठीक है। और जो बड़े बड़े शहर होंगे वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि अपना फरीदाबाद, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े बड़े सिटीज में काम करती है, ठीक है। और म्युनिसिपल काउंसिल छोटे उसके अंदर काम करती है, और नगर पालिका आपके जो मिक्स होता है अर्बन और रूरल का, दोनों का। यार मेरी तबीयत ना बहुत खराब सी लग रही है मेरे को, सच में पढ़ाते पढ़ाते तो इससे ये मेरे से हो नहीं पा रहा है। उसके बाद जो हमारा ये 74 अमेंडमेंट है, इसके अंदर 8 आइटम दिए जाते हैं किसको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कि इसके अंदर ये अपना कानून बना सकती है। मतलब कैसे वहां पर प्लानिंग वगैरह करनी है, टाउन्स को प्लानिंग करनी है, लैंड को कैसे यूज करना है, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनानी है, जो भी ये सारे मैटर्स होंगे ये देखेगी। तो आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है, डिटेल में। यार मैंने सब पढ़ाया हुआ है, प्लीज अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप गो थ्रू कर सकते हो, हर एक चैप्टर का मैंने लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है। तो आगे फिर उसके बाद देखना है कि 74 अमेंडमेंट जहाँ पर हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डील करती है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि कैसे आंसरेबल होना है किसको, और वो आंसरेबल होते हैं म्युनिसिपलिटीज जो होती है, और आंसरेबल किसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हमारे IAS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो कमिश्नर्स होते हैं उनको, ठीक है। और ये लोकल लेवल पर प्लानिंग का काम करती है, ठीक है, इफेक्टिवली काम करती है। तो ये सारा हमारा इसका काम हुआ, ठीक है। इसके पास पैसा कहाँ से आता है, तो इसके टैक्सेस वगैरह कोई सेपरेट नहीं है कि अलग से यहीं से पैसा आएगा, ठीक है। ये कहीं से टैक्स वगैरह देती है, जो वाटर सप्लाई कराना, व्हीकल्स को अगर कहीं आप खड़ा करते हो तो वहाँ से आपसे टैक्स लिया जाता है, उस चीज़ का टैक्स हो गया, ठीक है। और ये जो ये वाला टैक्स आपका रहा नहीं। उसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू भी आता है कि कभी कभी लोन वगैरह
ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। और एक 1914 के अंदर एक एक्ट आया था जिसके अंदर इनके पास राइट्स है कि लोन ले सकते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर किसी भी एजेंसी से, कौन, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन कराने के लिए या फिर कोई भी वर्क कराने के लिए या फिर कोई अपार्टमेंट वगैरह आ जाती है, कोरोना वोरोना आ जाते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए तो यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा इनका काम है, तो देख लेना यार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो जुडिशियल रिव्यू एक बार मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ पर मेंशन है। तो ये हमारा मेंशन है जुडिशरी वाले चैप्टर में। अब जुडिशरी वाले चैप्टर मेरे को देखो, जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी के पास पावर है, वो एग्जामिन कर सकते हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। कि जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है वो दोनों मिलकर तो काम मतलब अच्छे से तो काम कर रही है, मतलब पूरे ऑर्डर में तो काम कर रही है, ठीक है। अगर उनको लगता है कि कहीं भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेट हो रहा है तो वहां पर वो किसी भी कानून को, अगर कोई भी गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बनाया है और उनको लग रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है, खिलाफ है उसके, तो वहां पे उस लॉ को क्या कर देगी, इलीगल या नल और वॉइड घोषित कर देगी, ठीक है। जस्टिस सैयद जी ने अपनी इस कैटेगरी को, जुडिशियल रिव्यू को 3 कैटेगरी में बांटा था, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू किस चीज के ऊपर रिव्यू करते हैं, पहले तो बोलते हैं कि अच्छे से देखते हैं, जुडिशरी देखती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी अमेंडमेंट होती है उनका ये रिव्यू करते हैं कि गवर्नमेंट कोई चेंजेस लेके आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या वो ठीक तो है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ भी चेंजेस कर रही है। फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू के अंदर फिर ये दूसरा काम इसका होता है कि जो लेजिस्लेटिव है, जो पार्लियामेंट है, वो अच्छे से काम कर रही है ना, कहीं वो अपनी मनमानी तो नहीं कर रही है, कहीं वो गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रही है, ठीक है। और तीसरा ये रिव्यू करती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, और उसके बाद हमारे आईपीएस ऑफिसर्स, ये सारी भी जो आर्मी वगैरह होती है, पुलिस वगैरह, ये कहीं अपनी मनमानी तो नहीं कर रही है, ठीक है, लोगों को लूट तो नहीं रही है, ठीक है, उनसे कुछ खा तो नहीं रही है, ठीक है। तो ये सभी काम किसके होते हैं, जुडिशरी के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि इनके जो ये प्रोविजन है ये एक्सप्लेन किए जाते हैं किस किस आर्टिकल 30, जहां पे बोला जाता है कि अगर कोई भी कानून बनता है जो कि लगता है कि ये फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है, वॉलेट कर रहा है, तो उस टाइम पर हमारी जुडिशरी के पास पावर है कि उस कानून को वो नल और वॉइड कर सकती है। आर्टिकल 32 जहां पे फंडामेंटल राइट्स को बचाने की पावर है किसके पास, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास, ठीक है, हाई कोर्ट के पास भी है रिट जारी करने की, ठीक है। आर्टिकल 131 जहां पर रिव्यू करने की पावर है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोलते हैं, रिव्यू करने की नहीं। अगर कोई भी सेंटर स्टेट डिस्प्यूट है या फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये पावर है किसके पास, हमारी जुडिशरी के पास। जुडिशियल रिव्यू के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, तो इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि हमारे कौन देते हैं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू देते हैं। इसके बारे में वो पहले बताते हैं कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, ठीक है, और बाद में इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बार ये हमारे जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, फिर उसके बाद पुरुषोत्तम दास तंद्रो ने दिया था, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीएम्बल वाले चैप्टर में, 3rd चैप्टर के अंदर आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो उसमें बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ ये बातें करी जाती है कि लोगों के पास राइट्स होनी चाहिए, मिनोरिटीज के इंटरेस्ट को बचाना है, ठीक है, इन सब चीजों की बात की जाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहने वाला है। तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। अभी मेरा सर फटा जा रहा है, रियली मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सो देख लेना यार प्लीज, वरना मैं करा देती, अच्छे से पढ़ा देती, अब मेरे से नहीं होगा। तो आगे के क्वेश्चन पेपर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो एक बार अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम पर बता देना, ग्रुप में मैं डाल दूंगी, ठीक है। और हर एक टॉपिक मैंने कराया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और मैं वन शॉट भी एक बार करा दूंगी जब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं वन शॉट भी करा दूंगी। हर एक क्वेश्चन आपको आता होगा अगर आपने अच्छे से मेरे लेक्चर को देखा है, नोट्स को पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और सॉरी यार, थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है यार मेरे से।